नमस्कार। न्यूज़ और रायसीना रिपोर्ट्स की साझा प्रस्तुति में आपका एक बार फिर स्वागत है। मेरा नाम है राकेश आहूजा। आज हम बात कर रहे हैं बंगाल में पंचायत चुनाव और उनके नतीजों की। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं तीन वरिष्ठ पत्रकार। कोलकाता से हमारे साथ हैं शंखदीप दास, दिल्ली से गौतम लाहिड़ी और औरंगजेब नक्शबंदी। सबसे पहले हम शंखदीप के पास चलेंगे। शंखदीप, टीएमसी ने स्वीप किया है, कोई इसमें हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। क्या ताजा आंकड़े क्या बता रहे हैं? देखिए, बंगाल में पंचायत में जो ग्राम पंचायत है उसमें कुल मिला के 63,000 मतलब 63,000 सीट्स है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत में बीजेपी टीएमसी इज एज एक्सपेक्टेड स्वीपिंग। आई मीन दे हैव ऑलमोस्ट गॉट, उनको 35 से 40,000 सीट मिलेगा। और ये बीजेपी को मिलने वाला है। बीजेपी को 10,000 के करीब सीट मिले हैं और सीपीएम को मिले हैं 2,500 के करीब सीट और कांग्रेस को 2,000 के करीब सीट मिले हैं अभी तक जो आंकड़े आए हैं। तो पूरा आंकड़े अभी आए नहीं है क्योंकि काउंटिंग चल रहा है, बैलेट में इलेक्शन है, तो काउंटिंग में आपको पता है कि इसमें टाइम लगेगा। और बंगाल में ये पंचायत इलेक्शन में और काउंटिंग में जितने हिंसा और जो वायलेंस हो रहा है उसके चलते ये काउंटिंग का प्रोसेस भी डिले हो रहा है। तो फाइनल काउंटिंग जो रिजल्ट वो आने में आज रात हो जाएगा। बट कुल मिला के ये है कि एज एक्सपेक्टेड टीएमसी स्वीप कर रहे हैं। और अगर बंगाल में जो पंचायत इलेक्शन का अगर इतिहास देखेंगे पिछले 30 साल के, उसमें हमेशा यही हुआ है जो रूलिंग पार्टी है वो पंचायत इलेक्शन में मतलब स्वीप करते हैं। क्योंकि पंचायत इलेक्शन में हम लोग पहले भी देखा है लेफ्ट रेजिम में कि पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और जो लोकल एग्जीक्यूटिव एलिमेंट सब कुछ मिले हुए होते हैं और उसमें ऑपोजिशन खड़ा ही नहीं हो पाते हैं। बहुत मुश्किल है, एक डर का माहौल होता है वहां पे। नॉमिनेशन फाइल करने में लोग डरते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद अगर कैंडिडेट खड़ा भी हो जाता है तो काउंटिंग में वो लोग डरते हैं कि काउंटिंग में जब काउंटिंग प्रोसेस चलते हैं तो वहां पे थ्रेट करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। तो ऑपोजिशन के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है तो खड़ा रहना वहां पे। तो ये इलेक्शन से ना, एक्चुअली ये जो इलेक्शन है इससे ज्यादा पॉलिटिकल जो मतलब अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा ज्यादा पॉलिटिकल जो जो मतलब क्या सिचुएशन है बंगाल में उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये फ्री एंड फेयर पोल इसको आप नहीं कह सकते और ऐसा नहीं है कि ये पहले बार हो रहा है। ठीक है, अब आप लोगों को ज्यादा पता चल रहा है। आप दिल्ली से मुझे ये सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि अब आपके हाथ में व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, फेसबुक है। वो बूथ बूथ से तुरंत आपके पास इमेज आ रहे हैं वायलेंस का। आज से 15 साल पहले जब 2003 में पंचायत इलेक्शन हुआ और जब लेफ्ट के रेजिम में पंचायत इलेक्शन हुआ, इतना इससे ज्यादा हिंसा हुआ। आपको पता नहीं लगा, आपको पता लगा बिट्स एंड पीसेस में, आपको पता लगा 5 दिन 10 दिन बाद। अब आपको रियल टाइम पता लग रहे हैं और लग रहा है कि बंगाल में मतलब मणिपुर लाइक सिचुएशन है। बट मैं आपको कह रहा हूं कि इस बार हालांकि पिछले बार से थोड़ा इंप्रूवमेंट है। एक भी जाना अच्छा नहीं है, बट फिर भी मैं कह रहा हूं कि पिछले बार से इंप्रूवमेंट है। इसीलिए कि इस बार देखिए कि सीपीएम पिछले बार जितना कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल कर पाया था इस बार उससे द्विगुना कर पाया है। बीजेपी पिछले बार ग्राम पंचायत में 27,000 कैंडिडेट दिए थे, इस बार 55,000 कैंडिडेट उन्होंने खड़ा किया, मतलब खड़ा कर पाए। तो मतलब कि एटलीस्ट कुछ इंप्रूवमेंट है। दूसरा, इलेक्शन के दिन हमने देखा है कि हावड़ा, बर्धमान, वेस्ट मिदनापुर, जलपाईगुड़ी, अलीपुर दुआर, देन पुरुलिया, झारग्राम, बांकुड़ा, ये सब जिले में कोई बड़ा हिंसा का घटना नहीं हुआ। जो हिंसा का घटना हुआ है वो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में सीमित है। और कहां पे सीमित है? मोस्टली जहां पे माइनॉरिटी का डोमिनेंस है वहां पे टीएमसी का रेजिस्टेंस हो रहा है। जहां पे रेजिस्टेंस हो रहे हैं वहां पे हिंसा हो रहा है। जैसे मुर्शिदाबाद हुआ,
मालदा हुआ, पार्ट ऑफ नदिया, पार्ट ऑफ साउथ 24 परगनास। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हो रहा है और बीजेपी कुछ जगह पे रेजिस्टेंस खड़ा कर पाए, जैसे कुछ बिहार, ठीक है, वहां पे रेजिस्टेंस खड़ा पाए कराए, इसीलिए कुछ बिहार में भी हिंसा का घटना हुआ है। हाँ, मैं गौतम दा के पास चलूंगा। गौतम दा, शंकदीप ने कहा कि बंगाल में हिंसा की पुरानी रवायत है, लेकिन इस बार जो है, क्योंकि सोशल मीडिया के प्रचलन से बहुत जल्दी जल्दी पता लग जाता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या हिंसा हो रही है। अ, वोट के साथ साथ, लेकिन जिस कदर खून गिर रहा है, ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि बंगाल में इलेक्शन जो है वो बहुत ही वायलेंट होता जा रहा है। बाकी स्टेट्स के मुकाबले जहां वायलेंस कम होती जा रही है, बंगाल में बढ़ती जा रही है, उसी लेवल पे चलती जा रही है। ऐसा वहां पे क्यों हो रहा है? देखिए, बंगाल का जो राजनीतिक इतिहास और पॉलिटिकल हिस्ट्री पंचायत का भी देखेंगे, इसके दो पहलू होता है। एक है हिंसा और दूसरा है पॉलिटिकल। मैं दो तो अगर आप हिंसा विरोध जो है उसको देता हूँ कि पंचायत चुनाव जो भी है, 2008 में जब चुनाव हुआ था ग्राम पंचायत, खास तौर से जो 3 टायर पंचायत सिस्टम है, मैं ग्राम पंचायत को महत्व देता हूँ। 2008 में पहली बार दिखाई दिया कि तृणमूल वामपंथियों को झटका लगा। एक इंडिकेशन था कि ग्राम पंचायत जो लोएस्ट लेवल, वो 2011 के लिए एक पूर्वाभास था। 2018 में तृणमूल स्विच किया था, लेकिन बीजेपी का पहले बार राइज दिखा दिया। बीजेपी उतना जंगी के बाद, हंगामा के बाद भी कम से कम 17 से 18 19% वोट उसको मिला था ग्राम पंचायत में, तो लगा था कि जिससे वो जंप हो गया था बहुत दूर। लेकिन बात यह है कि इसलिए आपको मानना पड़ेगा कि एक बात है, जो हिंसा बंगाल का हिस्ट्री है, ट्रेडिशन है, उसको कैसे, वो एक अलग विषय होना चाहिए चर्चा का। वो चर्चा का विषय मैं छोटे एक लाइन में कहता हूँ। बंगाल एक राज्य है जहाँ पे जो पार्टी सिंबल पे चुनाव होता है, पंचायत चुनाव, बहुत राज्यों में नहीं होता है। राजीव गांधी 74th अमेंडमेंट लाने का ये था कि राज्य सरकार चुने हुए लोगों को होता है, ताकि पंचायत स्तर पर एक निष्पक्ष एक गवर्नेंस बॉडी हो। लेकिन वो हुआ नहीं है। बंगाल में पॉलिटिकल सिस्टम ही अडॉप्ट किया है, लेकिन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बाकी आप जगह देखेंगे तो पार्टी लेस, सिंबल लेस चुनाव होता है। भले ही पिछले बार उत्तर प्रदेश में घोषणा किया था योगी आदित्यनाथ हमारा इतना कैंडिडेट है, लेकिन बेसिकली सिंबल में नहीं होता है। तो ये एक ताकत दिखाने के लिए पंचायत एक जगह है जहां पे पॉलिटिकल पार्टी अपना अगला चुनाव के लिए पहले ताकत दिखाने के लिए, राजनीतिक प्रभुत्व आप कह सकते हैं, इसको दिखाने के लिए ताकत दिखाते हैं, और ताकत दिखाने के लिए झड़प हो जाता है। लेकिन मजेदार बात यह है, लोग हिंसा होते हैं, हिंसा से लोग डरते नहीं है। 80% लोग वोट डाला रात 9-10 बजे तक। आपके पास फोटो, वो सब फोटो जनरल मेन स्ट्रीम मीडिया में आया नहीं है। महिला कतार में खड़े हैं रात 10 बजे तक वोट देने के लिए। एक महिला को मैं वीडियो में देखा कि वो रो रहे थे, उसका हिंसा से प्रॉब्लम नहीं है, मार खाया प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है वोट नहीं देने दिया। वो लोकतंत्र इतना सचेतन है लोग कि वोट वहां पे मजे से देते हैं और हिंसा के बावजूद देते हैं। बंगाल का ट्रेडिशन देखिए, 80 से नीचे कभी वोट हुआ नहीं है। 80, 85, 90 ये सब ट्रेडिशन है। तो ये कहानी अलग है। दूसरा जो पॉलिटिकल कहानी, इस बार देखिए तृणमूल जीतेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं था, किसी को वो स्टोरी नहीं था। स्टोरी मेरे लिए, माने मैं जो देख रहा था कि क्या सेकेंड और थर्ड में क्या होगा, क्या बीजेपी अपना दूसरा स्थान बरकरार रख पाएगा, क्या वामपंथी कांग्रेस अपना जमीन फिर से वापस ले रहा है। एक बयान काल देखा, सुकांत मजुमदार जो स्टेट प्रेसिडेंट है बीजेपी का, उन्होंने कहा वामपंथी ने हमारा वोट ले लिया, इसीलिए हम हार गए। यहाँ उनका अपना जगह पे हारा, अपना गांव में हारा। तो कहा कि वामपंथी कांग्रेस का थोड़ा सा इनसिग्निफिकेंट अब नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी जो मैं आंकड़ा देख रहा था दोनों, मैं कोई दूसरा जगह से नहीं जाता हूं, मैं चुनाव आयोग का जो आंकड़ा है उसमें है कि बीजेपी को वोट अभी तक मिल रहा है 22%, जो विधानसभा चुनाव से 15% कम। और तृणमूल कांग्रेस को बड़ा है कुछ, लेकिन वामपंथी का वोट और कांग्रेस का वोट मिला के वो भी बड़ा है। बड़ा है कि जिस जगह का कुछ जिक्र किया शंकर जी, रेजिस्टेंस,
कुछ पॉकेट जहां पे तृणमूल कभी सोच नहीं सकते कि बड़े बाहुबली है, जैसे साउथ 24 परगनाज में भांगड़ एक जगह है, वो एक बाहुबली नहीं था, वहां पे हार गया तृणमूल क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस हुआ है। तो मैं देख रहा था कि इसमें सबसे बड़ा चिंता का विषय जो बीजेपी के लिए होगा, स्टोरी है मेरे ख्याल में बीजेपी आज वापसी क्या वामपंथी कांग्रेस का हो रहा है कि नहीं, पूरे लेवल पे नहीं हो रहा है, लेकिन अगर पूरा आप संख्या जो सीपीएम का अखबार में छपा है उसमें दिखाई दे रहा है कि बीजेपी को 7,000 करीब सीट जो मिला है, लेकिन वामपंथी कांग्रेस और आईएसएफ जोट, वामपंथी मतलब सिर्फ सीपीएम नहीं, सीपीएम के साथ सीपीआई है, फॉरवर्ड ब्लॉक है, आरएसपीआई, छोटे छोटे वो लोग, सीपीआई भी 1,000 के करीब सीट जीता है। तो इसलिए कुल मिला के वो भी बीजेपी से नीचे है, थर्ड है, लेकिन बीजेपी के आसपास है ज्यादा। 7,000 जो आंकड़ा अभी बढ़ गया होगा वो सबके बाद लेटेस्ट फिगर संकलित को पता होगा, लेकिन जो है कि जो दिखा आज का अखबार में जो छपा है 7,900 समथिंग और 7,400 समथिंग जो थर्ड पोजीशन है। तो लेकिन फर्स्ट और सेकेंड में माइल्ड डिस्टेंस है, बहुत डिस्टेंस है उसको, क्योंकि उसको 52% वोट मिल रहा है। और तृणमूल का जो वोट एक्चुअली जो 56% वोट मिला था, थोड़ा बहुत जो कम हुआ था पंचायत के हिसाब से 2018 का, उसमें बीजेपी को उसी से कुछ आया है, क्योंकि बीजेपी को पंचायत में 19 मिला था, 19 से 22 हुआ है, इसी हिसाब से 3% बढ़ा है। लेकिन वामपंथी और कांग्रेस का भी थोड़ा बहुत बढ़ गया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल चार्निंग अगर कहेंगे तो मैं देख पा रहा हूं। इसका नतीजा अगला दिन क्या होगा बात की बात है, बट मेरे ख्याल में पंचायत चुनाव बीजेपी के लिए अब वायलेंस का कहानी ऐसे नहीं है, वायलेंस का कहानी रहेगा। मैं तो आपको जो कहा कि इसका एक ट्रेडिशन है, यहाँ पे इस बार लोग ज्यादा मारा है तृणमूल कार्यकर्ता का, क्योंकि बीजेपी सीपीएम कांग्रेस तीनों सब मिलके और उसको रजिस्ट किया है, बहुत जगह पे जनता भी रजिस्ट किया है। वीडियो में देखा गया महिला झाड़ू लेके तृणमूल को भगा रहे हैं। तो ये जो नया एक ट्रेंड इस बार चुनाव में दिखाई दिया, जैसे संकलित में जिक्र किया कि अनकॉन्टेस्टेड होता है, नॉमिनेशन नहीं फाइल करने देते हैं। 2018 में 34% अनकॉन्टेस्टेड था, इस बार से 12%। मतलब लोग ज्यादा नॉमिनेशन डिस्पाइट मैंने तृणमूल कांग्रेस का उतना डराने का बावजूद लोग नॉमिनेशन जबरदस्ती फाइल कर पाया है। तो लोगों में एक उत्साह, एक मुकाबला करने का एक माहौल बना है। जैसे आप ये मैं देख रहा हूं कि अगर सीपीएम के साथ बात करेंगे, वो इतना हताश नहीं है, रिजल्ट से हताश नहीं है। वो सोच रहा है कि अगला लड़ाई के लिए हमें कुछ जमीन मिला है, उसको कंसोलिडेट करना है। कितना कर पाएगा ये बात की बात है, लेकिन बीजेपी के लिए नेशनली अगर आप देखेंगे, ये अगला लोकसभा चुनाव के लिए उनके लिए, क्योंकि जिस जगह पे उनका पकड़ था, अब देखिए दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट तृणमूल का मोर्चा जीत गया है, कुछ बिहार, जलपाईगुड़ी, सारे जगह पे, सारे नीचे एकदम आपको जंगल महल तक। पूर्व मेदिनीपुर जो बीजेपी का बहुत बड़ा गढ़ था, शुभेंदु अधिकारी आते हैं, उनका अपना एरिया में जीता होगा, जीता है, लेकिन कुल मिला के जिला में आ रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव के पहले 2018 जो उम्मीद लेके आया था, 2023 वो उम्मीद में पानी फेंक दिया। मैं शंखदीप के पास वापस जाना चाहूंगा। शंखदीप, दादा ने बोला कि भाजपा का डिस्टेंट सेकंड है, उसके बाद थोड़ा वोट कांग्रेस और सीपीएम का बड़ा है। हमने देखा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव में लगातार ये सब राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि जो सीपीएम का ममता विरोधी वोट है वो बीजेपी को शिफ्ट हो गया था। क्या हम ये माने कि ये वोट धीरे धीरे करके क्या वापिस आ रहा है? क्या पंचायत चुनाव एक इंडिकेशन देता है कि थोड़ा सा वापसी का रास्ता जो है वो बना है, या बीजेपी ने, क्या कहते हैं, दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ ये है कि तमाम बीजेपी का वोट शेयर जो है वो कम हुआ है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने वहां पे लड़ने का मादा दिखाया, ममता के सामने डट के खड़ी रही है। तो दोनों को आप कैसे एक समीकरण बना के देखते हैं? दोनों के बारे में आपका क्या कहना है? राजेश जी, ये आप देखेंगे कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 38% वोट मिला था, ठीक है। और उससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था 2016 में, उसमें कांग्रेस और लेफ्ट का अलायंस हुआ था, उसमें कांग्रेस और लेफ्ट को ठीक वो 38% ही वोट मिला था।
तो बीजेपी को जो इस बार मतलब 21 के विधानसभा चुनाव में जो 38% वोट मिला है, ऐसा नहीं है वो पूरा हिंदू वोट है, और ऐसा नहीं है कि पूरा हिंदू पोलराइजेशन की वजह से ये 38% मिला है। वोट तो दूसरे प्लेनेट से आए नहीं, तो वोट है बंगाल का ही। क्या हुआ कि ऑपोजिशन वोट कंसोलिडेट हो गया था बीजेपी के फेवर में, और 2018 के पंचायत चुनाव के बाद लेफ्ट और कांग्रेस बहुत मार्जिनलाइज्ड हो गया था। बट पिछले 1-1.5 साल से दिख रहे हैं कि जहां पे माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया है, संख्यालघु जहां पे एरिया है, वहां से क्या हुआ कि बहुत छोटा छोटा इंसिडेंट हुआ है और एक डिसेंटमेंट दिख रहे हैं। और जो अभी जो रेजिस्टेंस हो रहा है वो उसी जिला से हो रहा है, और वहां पे कांग्रेस और लेफ्ट है, जैसे मुर्शिदाबाद हुआ, मालदा हुआ, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हो रहा है। और सीपीएम ने भी 1 साल पहले अपना जो स्टेट सेक्रेटरी है मोहम्मद सलीम को बनाया, एक माइनॉरिटी फेस को बनाया। तो क्या है कि कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल माइनॉरिटी वोट, सीपीएम का जो ट्रेडिशनल माइनॉरिटी वोट, ये थोड़ा इनके फेवर में अभी जाने लगा है। और सीपीएम पिछले 1 साल से जो मूवमेंट किया है उससे उसके फिर से आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत सीपीएम रिलेवेंट हुआ है। तो 2018 के बाद फिर कंप्लीट पोलराइजेशन हो गया था बंगाल में, कि एक जो नैरेटिव बन गया था कि बीजेपी टीएमसी वर्सेस बीजेपी वर्सेस टीएमसी। और 21 के विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था, और ये तब हुआ था वहां पे कुछ बिहार में एक बूथ में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स ने गोली चला दिया और माइनॉरिटी एक मर गए वहां पे। तो उसके बाद पूरा पोलराइजेशन हो गया, और मालदा, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ दिनाजपुर, ये सब जो माइनॉरिटी इलाका है, वहां पे भी पूरा माइनॉरिटी वोट जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट था पूरा टीएमसी में चला गया, एक टोटल पोलराइजेशन। तो इस बार जो हम जो देखा है वो कांग्रेस और लेफ्ट ने रिगेन किया है। तो 2008 के बाद जो पोलराइजेशन दिखा था वो अभी नहीं है। अभी वो लग रहा है कि वो पोलराइजेशन थोड़ा बहुत खत्म हो रहा है, और लेफ्ट कांग्रेस में भी डिस्कशन में लेफ्ट कांग्रेस आ गए हैं। ठीक है, जो जो गौतम दा बोलना चाहते हैं कि जो यहाँ पे लेफ्ट खुश है कि हम लोग को 3,000 सीट मिलेगा, 4,000 सीट मिलेगा। पिछले बार तो हम लोग को असेंबली इलेक्शन के हिसाब से 800 सीट मिला था, तो उसके जगह के 4 गुना 5 गुना सीट मिल रहा है, 3,000 4,000। मतलब हम लोग थोड़ा ग्राउंड रिगेन कर रहे हैं, और ये एक तरफा नहीं है कि बीजेपी और टीएमसी और नैरेटिव खत्म हो रहा है और कांग्रेस और लेफ्ट डिस्कशन में आ रहे हैं। तो ये एक मेजर शिफ्ट है 2018 से 2023 के बीच में। आप क्या कुछ बोल रहे थे? तो सवाल जो मेरा था कि बीजेपी ने इसके बावजूद वहां पे डट के खड़ी हुई है ममता के खिलाफ। भले ही वोट शेयर थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन बीजेपी ने ये मादा तो दिखाया है कि वो ममता के ऑपोजिशन में डट के खड़ी है। देखिए, एक चीज आपको बताएं कि यहाँ पे रूलिंग पार्टी के खिलाफ डट के खड़ा होने के लिए आपको चाहिए कोर्ट का, मतलब कोर्ट थोड़ा सिंपैथेटिक होना चाहिए। और बीजेपी के पास क्या है, दे आर इन पावर इन सेंटर, केंद्र में ये लोग सरकार में है, तो इन लोगों को पूरा मदद मिल रहा है दिल्ली से। ठीक है, सीपीएम कांग्रेस को वो नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कोई अगर बीजेपी का नेता, छोटा सा भी छोटा नेता, उनको 2 सीआरपीएफ का सिक्योरिटी मिल गया, थोड़ा बड़ा नेता हो गया तो वाई कैटेगरी मिल गया, थोड़ा और बड़ा हो गया तो जेड कैटेगरी मिल गया। ठीक है, तो लड़ाई करने के लिए जो जो रिसोर्स चाहिए ना, वो रिसोर्स दिल्ली से भरपूर सप्लाई हो रहा है। ठीक है, तक मानी हो, ठीक है, सिक्योरिटी हो, ठीक है, कोर्ट में जो हाई कोर्ट में ये लोग लड़ाई करेंगे तो लॉयर हो, उसमें कितना पैसा खर्च होता है आपको पता है। और यहाँ पे कौन कौन आर्ग्यू कर रहा है आप देखिए, बड़ा से बड़ा लॉयर आके बीजेपी के लिए आर्ग्यू कर रहा है, उस पर कितना पैसा खर्च होता है आपको भी पता है। तो ये बाकी छोटा मतलब कांग्रेस के पास और लेफ्ट के पास नहीं है। तो बीजेपी के पास पीछे से ना एक मजबूत मतलब ताकत है दिल्ली का। अब सिर्फ ये वाला नहीं, वहां से अमित मालविया का टिकट भी है। ठीक ठीक है, जो पूरा बीजेपी का आईटी सेल का जो ब्रिगेड है
वो भी पीछे डट के खड़ा है यहाँ पे बांग्ला बीजेपी के पीछे। तो इसीलिए बीजेपी थोड़ा हो पड़ा है, यहाँ पे लड़ाई आसान नहीं है। और ऐसा नहीं है। और दूसरा मैं ये भी बताऊंगा कि रेदर ममता बनर्जी का जो लड़ाई था लेफ्ट के खिलाफ, वो इससे भी चैलेंजिंग था। शी वॉज ओनली अलोन। ठीक है, दिल्ली से थोड़ा बहुत तो उनको मदद मिला था। जब बीजेपी पावर में थे लाल कृष्ण आडवाणी जी वॉज वेरी सिंपैथेटिक। जब कांग्रेस पावर में थे सोनिया गांधी वॉज पर्सनली वेरी सिंपैथेटिक। बट इतना रिसोर्स उनको नहीं मिला था। शी फॉट ऑन द ग्राउंड, जमीन पे खड़ा होकर लड़ाई किया। बीजेपी का वो लड़ाई कम दिख रहा है। जो ममता बनर्जी में जो रिजॉल्व दिख रहा था उतना नहीं दिख रहा है। बीजेपी लड़ाई कर रहा है, ये तो सच है। शुभेंदु अधिकारी, सुकांत मजूमदार, दे आर ट्राइंग टू गेन ग्राउंड और लड़ाई कर रहे हैं। बट दिल्ली का जो सपोर्ट है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। मैं औरंगजेब के पास आऊंगा। औरंगजेब बहुत देर से चर्चा को सुन रहे हैं, मैं उनको चर्चा में लाऊंगा। पंचायत इलेक्शन और अब सबसे अहम है 2024 का लोकसभा चुनाव। दोनों का जो है कंपैरिजन जो है, लेकिन नहीं करना चाहिए। फिर भी कुछ हम पॉइंटर्स ले सकते हैं। जैसा कि शक्ति और गौतम दोनों ने बोला कि कांग्रेस और सीपीएम का वोट शेयर थोड़ा सा बढ़ रहा है, बीजेपी का उतना वोट शेयर नहीं है जो कि उसको विधानसभा चुनाव के वक्त मिला था। लेकिन औरंगजेब, हमने ये विधानसभा चुनाव के वक्त भी देखा था कि बीजेपी के पास जो है लोकल लेवल पर मजबूत कैंडिडेट्स की कमी थी। इसी वजह से दिल्ली से मंत्रियों को इस्तीफा देके वहां पे चुनाव लड़वाया गया। लेकिन ये लोकसभा में दिक्कत उनके पास नहीं आने वाली। लोकसभा में उनको क्या 35-40 के आसपास जो है मजबूत कैंडिडेट ढूंढे, जो कि 200 के मुकाबले बहुत कम है। तो वो आसानी से ढूंढ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि मोदी जो है वो सबसे बड़े चेहरा है बीजेपी के, और वोट जो है वो उनके लिए मांगा जाएगा, मोदी के लिए मांगा जाएगा। मोदी खुद जो है रैली में बोलते हैं, जाके बंगाल में उन्होंने तमाम बार रैली में बोला था कि मेरे लिए आप वोट कर रहे हो। एक उनका वो पुल है, एक पुल है, एक एक उनका करिश्मा है। तो आज पंचायत चुनाव से जो हमें नतीजा निकला, आपको क्या लग रहा है कि क्या इसका लोकसभा चुनाव को लेकर उस पर कोई आपको लग रहा है कि ये कोई इंडिकेशन मिल रहा है, या हम 2019 के नतीजे का दोहराव देखेंगे बंगाल में? देखिए राजेश, इम्पैक्ट तो रहता ही है। चुनाव कोई भी हो, इम्पैक्ट तो होता ही है। और ये तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल का चुनाव। आप भी ठीक कह रहे हैं कि 2018 में तृणमूल स्वीप कर चुका है, लेकिन उसके बाद 18 सीट्स लोकसभा में बीजेपी की आए। और एक जैसे शंखदीप ने कहा, गौतम दादा ने कहा कि पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हो गई थी 2019 में, इसलिए वो 18 सीट्स उनकी निकली है। लेकिन इस बार क्या उतना पोलराइजेशन कर सकती है बीजेपी, क्या उतना हो सकता है, इस पे एक प्रश्न चिन्ह है। लेकिन जहां तक एक ये आपने कहा कि बीजेपी काफी खड़ी नजर सामने खड़ी आई तृणमूल के, वो इसलिए भी है जैसे शंकरदेव ने कहा कि उनके पीछे एक मशीनरी है। और मशीनरी जब आपके पीछे हो, चाहे कोई भी पार्टी हमने देखा सेंटर में है, तो उनके पीछे एक मशीनरी रहती है। तो उसके वो एक बल आपको देती है चुनाव लड़ने के लिए। चाहे राज्य में किस तरह से आप चुनाव लड़ते हैं, पंचायत लेवल पे, असेंबली लेवल पे, तो आपको वो बल मिलता है। हमने 2021 का इलेक्शन देखा, जब पूरे जितने भी एनालिस्ट थे, जितने भी बंगाल गए थे, हमारे कई साथी गए थे, वो आके ये दे रहे थे, इंप्रेशन दे रहे थे कि इस बार सूबड़ा साफ है तृणमूल का। आपको भी याद हो, हम कई लोगों से बात कर चुके थे उस टाइम करते थे, तो वो कहते थे कि सूबड़ा साफ है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तृणमूल बहुत ही स्ट्रांगली इमर्ज हुई। और बीजेपी का जितना हमें वो था उस टाइम की, बीजेपी बहुत ज्यादा गेन करेगी, यहाँ तक कि सरकार बना सकती है कि ये कास्ट कॉम्बिनेशन, वो कास्ट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो एक चीज मैं मानता हूँ कि ट्रेंड तो सेट हो जाता है इन चुनाव से, लेकिन अभी बहुत अभी कम से कम 1 साल से कम 8-9 महीने हैं लोकसभा चुनाव में। इसमें आप देखेंगे कि कितना क्या रहेगा। बीजेपी की अपना नई स्ट्रेटेजी अब वो लाएंगे लोकसभा के लिए, वो क्या होगी उस पर काफी निर्भर करता है राजेश। लेकिन एक चीज और है कि कांग्रेस और जो लेफ्ट है उनका गेन भी हुआ है साथ में, जो जैसे शंखदीप या गौतम दादा ने कहा, तो वो भी एक सिग्निफिकेंट है। तो ऐसा ये है कि अब उस गेम को लेके कि वो मेहनत करे।
जो कांग्रेस में हम कई सालों से देख रहे हैं कि वो जो एक लगन थी एक पहले, वो अब मिसिंग है। वो अब उसको दोबारा वो रिवाइव करे, क्या वो दोबारा वो उस लगन से, उस मेहनत से जमीन पे उतर जाएंगे? देखिए, जमीन पे वो उतरते नहीं है। वो आपको सोशल मीडिया पे दिखते हैं, वो आपको बाकी जगह दिखते हैं, लेकिन जमीन पे कम दिखते हैं। अगर वो जमीन पे उतरे तो हो सकता है कि वो तृणमूल को काफी टक्कर दे। बाकी शंखदीप और गौतम दादा इस पे ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं। पर हमारे पास समय बहुत कम रह गया है। एक छोटा सा सवाल औरंगजेब आपके साथ, लास्ट सवाल। बड़ा एक डाइकोटमी है। बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट जो है वो ममता के सामने है, और 2024 की लड़ाई के लिए उनको आपस में साथ भी आना है। तो ये एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है। नहीं, देखिए राजेश, इसमें इन नेताओं ने लास्ट जब में इलेक्शन बिहार में मीटिंग हुई, तभी डिसाइड किया था कि हम इसको डिलिनिएट करेंगे, स्टेट को लोकसभा से अलग कर देंगे। स्टेट की स्ट्रेटेजी अलग रहेगी, लोकसभा की स्ट्रेटेजी अलग रहेगी। और ये कहां तक ये सफल होंगे ये टाइम ही बता पाएगा, लेकिन ये इन्होंने तय किया है कि हम स्टेट, जैसे ममता बनर्जी ने खुद उस मीटिंग में कहा कि जहां कांग्रेस मजबूत है हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। अब वो कितना कर लेंगे, क्योंकि गोवा में हमने देखा तृणमूल की वजह से कांग्रेस पीछे रह गई। तो लेकिन ये इसमें कथनी और करनी में अभी देखना पड़ेगा कि कितना क्या रहेगा। जी, बहुत ही पकिंग करनी पड़ेगी। आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम दा आपका, शंकरी आपका, औरंगजेब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार।